अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ का। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कूलम्स लॉ को। तो दोस्तों, कूलम्स ने पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स को मालूम किया। कूलम ने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स को मालूम किया। यानी हम जानते हैं कि अगर चार्जेस सिमिलर हो, लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, अगर अपोजिट साइन वाले चार्जेस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो रिपल्सिव होगा और या अट्रैक्टिव होगा। तो इसी इंटरेक्टिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम ने मालूम किया। तो कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल की? टॉर्सन बैलेंस को इस्तेमाल किया। ये टॉर्सन बैलेंस जो है, इसको कैवेंडिश ने 13 साल बाद वीक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया था। 13 साल बाद। तो पहले हम सीखेंगे कि पॉइंट चार्जेस क्या होती है। पॉइंट चार्जेस को हम डिफाइन करते हैं सिंपली वेरी स्मॉल चार्जेस। ऐसे चार्जेस जो बहुत छोटे हो उसको हम पॉइंट चार्जेस लेते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, उन चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होती है, चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होती है, जो फासला होता है, अगर वो क्या हो, ज़्यादा हो, किससे? साइज ऑफ दी चार्ज से। यानी चार्जेस के बीच में जो फासला होता है, अगर उस फासले को हम कंसीडर करें कि ये ज़्यादा है किससे? चार्ज बॉडी से, तो इस किस्म के चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि पॉइंट चार्जेस यानी हम कह सकते हैं कि कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस को कूलम लॉ क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होती है उस पर ये डिपेंड करते हैं कूलम लॉ। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्टेंस के साथ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फोर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब हम एक बड़े बॉडी को कंसीडर करते हैं जिस पर चार्ज है, वो भी हम पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी बॉडीज के बीच में हम सेपरेशन को ज़्यादा लेंगे। इसकी जनरल एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम दो चार्जेस को, बड़े चार्जेस हैं, उसको हमने कंसीडर किया, लिया। अब अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में हम सेपरेशन को इंक्रीज करें तो ज़रूरी बात है वो चार्जेस हमें क्या, कैसे दिखाई देंगी? छोटे छोटे चार्जेस दिखाई देंगी। तो कूलम लॉ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस पर डिपेंड करती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि चार्जेस सिर्फ स्मॉल हो, छोटे हो, अगर उसके बीच में हम सेपरेशन को इंक्रीज करें तब भी वो पॉइंट चार्जेस कहलाती है। तो कूलम ने ये मालूम किया कि ये फोर्स जो है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। यानी माना कि ये Q1 एक चार्ज है, यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंड चार्ज Q2 को। दोनों के सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है, यानी हम सेपरेशन लेंगे सेंटर फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस से, तो इन दोनों के बीच में या जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है
वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के। कूलम ने मालूम किया कि अगर हम सीपी रेशन को डबल करें, सीपी रेशन को डबल करें, दोगुना करें इन दोनों चार्जेस के बीच में जो है, तो ये फोर्स जो है दोनों चार्जेस के बीच में ये 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू बन जाता है। यानी फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू होगी, अब इसके बाद अगर दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो है वो हम डबल करें तो फोर्स जो है अपनी इनिशियल वैल्यू का 4 गुना डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स चार्जेस के बीच में अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/4 होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम सेपरेशन को डबल की बजाय चार्जेस को नज़दीक करें, यानी दोनों चार्जेस के बीच में हम सेपरेशन को हाफ करें, जब हमने सेपरेशन को हाफ किया तो इसके बाद दोनों चार्जेस के बीच में ये जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है ये अपनी इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स बन जाता है, 4 टाइम्स अपनी इनिशियल वैल्यू का बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया। अब फोर्स कैसे इंक्रीज होता है? अब देखो ना, अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस को डबल करें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, उसकी वैल्यू 1/4 होगी इनिशियल वैल्यू की। अगर हम r की जगह हाफ, r को हाफ करें 1/2 लेके, तो 1/2 का क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 4 नीचे आता है, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब इसके बाद कूलम ने यह भी मालूम किया कि सेपरेशन के अलावा दोनों चार्जेस के बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है। जो बॉडीज हमने लिए हैं जिस पर चार्ज है Q1 और Q2, इन चार्जेस की क्वांटिटी पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है? उसने किया एक स्फीरिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉडी को लिया, एक स्फीरिकल चार्ज कंडक्टर को लिया जिस पर चार्ज थी, कंडक्टर था, और साथ में इसके आइडेंटिकल अनदर स्फीयर को लिया, लेकिन ये स्फीयर अनचार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी न्यूट्रल था। और ये कंडक्टिंग स्फीयर जो है इस पर चार्ज मौजूद था। तो कूलम ने किया इस अनचार्ज स्फीयर को अटैच किया, कनेक्ट किया इस चार्ज बॉडी के साथ। यानी कूलम ने चार्ज बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब डिवीजन का तरीका उसने ये लिया, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चार्ज जो है ऑटोमेटिकली अनचार्ज स्फीयर पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने चार्ज को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। अब इसके बाद कूलम ने कहा कि यही फोर्स जो है ये एक्चुअली चार्ज की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी ये चार्ज और ये चार्ज या Q1 और Q2 जो हमने लिया है, इन दोनों चार्जेस की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर चार्जेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फोर्स इंक्रीज होता है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम हो, बॉडी पर चार्ज की क्वांटिटी कम है, तब फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने रिलेशन को इस तरह लिखा कि ये फोर्स जो है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दोनों का, इसके प्रोडक्ट का। यानी मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के बाद जो रिलेशन आता है वो बन जाएगा इफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, इसकी जगह हम इक्वल पुट करेंगे, साथ में कांस्टेंट लगाएंगे, तो फर्दर रिलेशन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब कूलम ने इस कांस्टेंट को K का नाम दिया, तो रिलेशन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। जबकि ये K जो है इसकी वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और K की वैल्यू जो है वो 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल हुआ है ये परमिटिविटी को शो करता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को शो करता है किसका? फ्री स्पेस। अगर हम चार्जेस के बीच में किया ले या वैक्यूम कंसीडर करें या एयर कंसीडर करें, तो इसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट वो लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 क्रॉस 10 पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको समझाते हैं। दोनों चार्जेस के बीच में या एयर मौजूद है या वैक्यूम मौजूद है। अब परमिटिविटी एक्चुअली क्या होती है? ये अपोजिशन होता है, क्योंकि चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसकी वजह से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। अब जब यहाँ पर एयर मौजूद होगी या अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो, दोनों की परमिटिविटी नियरली इक्वल है, तो दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसको थोड़ा बहुत ये वैक्यूम या एयर इफेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसका असर होता है। तो वैक्यूम या एयर के लिए हम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर जो रिलेशन आया है ये रिलेशन किसके लिए है? जब चार्जेस के बीच में या एयर हो या वैक्यूम हो, क्योंकि K की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है परमिटिविटी पर, और परमिटिविटी हर मीडियम की अलग अलग होती है। परमिटिविटी हर मीडियम की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है ये एयर और वैक्यूम के लिए है। अगर हम अनदर मीडियम को इंसर्ट करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो K की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। यानी हम कह सकते हैं कि K जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो तब होता जब K की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी K की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर और साथ में मीडियम पर। तो ये जनरल रिलेशन था जो कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट की, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, उसके बेस पर उन्होंने जो लॉ हमें दे दी। वो लॉ क्या कहती है? इन इक्वेशन के मुताबिक वो लॉ कहती है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional किसको? to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between 2 point charges। समझ गए? कूलम ने क्या कहा कि दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, Q1 Q2 के प्रोडक्ट को। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर को। अब जनरली कूलम लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
और Q1 Q2 को हम मॉड में बंद करते हैं। मॉड में बंद करने का मतलब क्या है? वो ये है कि चार्जेस या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आ गई कोई बात नहीं, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फोर्स तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते, फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो माइनस असर को ख़त्म करने के लिए हम Q1 Q2 के प्रोडक्ट का मॉड लेते हैं, ताकि हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव ना आए, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कूलम लॉ जो है ये सिमिलर है वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, वो बराबर है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट के है, यहाँ पर कांस्टेंट कैपिटल G है, यहाँ पर चार्जेस, यहाँ पर मास सिमिलर है, लेकिन फिर भी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दो डिफरेंट फिनोमेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होता है, यानी यहाँ पर जो इंटरेक्टिव फोर्स है ये बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है। चार्ज और मास में तो डिफरेंस है। तो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा के लिए अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। और मासेस जो है हमने कभी नहीं सुना है कि मास नेगेटिव भी हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये तो जनरल था कूलम लॉ, यानी जब हम पॉइंट चार्जेस के बीच में कंसीडर करें मीडियम को या एयर या वैक्यूम। अब अगर हम चार्जेस के बीच में किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करें, किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंसर्ट करें तो क्या होगा? यहां पर एक चार्ज लेते हैं Q1, ये चार्ज कंसीडर किया Q2 को, दोनों बॉडीज चार्ज बॉडीज के सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है R लिया। अब ये बात यहां पर याद रखो कि दो चार्जेस जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ये 2 पॉइंट चार्जेस के सेंटर जिस लाइन के साथ ज्वाइन होते हैं, यानी 2 पॉइंट चार्जेस के सेंटर को हम जिस लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, हमेशा के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन उसी लाइन में होगा। यानी हमने यहाँ पर दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ दिया, हमने आर सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस आर के नाम से डिनोट किया। अब हमेशा के लिए ये दोनों चार्जेस जो फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर वो इस लाइन में होगी, इस डायरेक्शन में। इस तरह नहीं कि फॉर एग्जांपल मैंने इस चार्ज को यहाँ पर नज़दीक लाया तो ये चार्ज इसी तरह रिपेल हुआ। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव दोनों को कंसीडर करते हैं। जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाया इस चार्ज के तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। अब जब ये रिपेल करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा या इस तरह आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, नहीं। लाइन जो कि दोनों को ज्वाइन करता है उस लाइन की डायरेक्शन में ये इस चार्ज को रिपेल करेगा। अच्छा, तो अब हम कूलम लॉ को डिराइव करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। माना कि यहां पर हमने किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटर को रखा। अब देखते हैं क्या होता है। इंसुलेटर को रखा, जब इंसुलेटर को रखा तो इंसुलेटर की परमिटिविटी तो होगी, एप्सिलॉन से डिनोट किया, एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया। अब परमिटिविटी का यहां पर मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब यह है कि यहां पर जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा है, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कुछ फील्ड होता है और वो फील्ड दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है। जब दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है
ये इफ़ेक्ट करता है तो ज़रूरी बात है दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का अपना एक फील्ड होता है जो दोनों चार्जेस के बीच में वो छोड़ता है। किस लिए? दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कमज़ोर करने के लिए। तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिक्रीज हो जाता है। अब जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा तो कूलम्ब लॉ के मुताबिक फोर्स हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम K की वैल्यू अब पुट करेंगे 4 पाई एप्साइलन नॉट नहीं, वो वैक्यूम या एयर के लिए था। अब हमने मीडियम को पुट किया, मीडियम की परमिटिविटी एप्साइलन से, तो यहाँ पर हमने एप्साइलन, इस वजह से तो मैंने कहा कि K जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती है। अब यहाँ पर जब हमने इस मीडियम को पुट किया तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटर इसकी मुख्तलिफ वैल्यू है। मीगा के लिए अपना है, कोई और इंसुलेटर ले लो उसके लिए परमिटिविटी अपनी होगी, तो K की वैल्यू लाजमी तौर पर चेंज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को हमने ले लिया। अब हम एक परमिटिविटी लेते हैं जिसको नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली क्या है? ये रेशो है किसके बीच में? परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द एयर आर वैक्यूम। इन दोनों के बीच में जो रेशो है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को पुट किया तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से पहले यहाँ पर या तो एयर या वैक्यूम होगा। यानी अगर हम एयर को रिमूव कर सकते हैं तो वैक्यूम को तो रिमूव नहीं कर सकते, उसकी परमिटिविटी तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। साथ में हमने अनदर मीडियम को इंसर्ट किया, उसकी परमिटिविटी हो गई। अब दोनों परमिटिविटी के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने एप्सिलॉन आर से डिनोट किया, और वो इन दोनों के बीच में रेशो को, डिफरेंस को शो करता है। अब यहाँ से अगर हम परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन की कीमत को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर को 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर बाहर निकाला, साइड में किया। बकाया टर्म जो है वो एक साथ लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर चूंकि हमने डिफरेंस मालूम करनी है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम पुट करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? पहले वाला फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब वो चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ना हो बल्कि एयर या वैक्यूम हो। अब यहाँ पर जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को पुट किया तो फोर्सेस में डिफरेंस के लिए इस पर हम प्राइम डालते हैं, भूल गए थे प्राइम को, तो यहाँ पर मैं प्राइम को डालता हूँ डिफरेंस के लिए। तो ये F प्राइम बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू किसके बराबर थी? पहले स्टेप में हमने पढ़ा F के, जब चार्जेस के बीच में या एयर हो या वैक्यूम हो। तो न्यू फोर्स जो है जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को पुट किया तो वो बराबर आ गया F डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के। अब ये रिलेशन हमें क्या शो करता है? ये रिलेशन हमें ये बताता है कि ये न्यू फोर्स जो है जब हमने चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा, ये एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा इस फोर्स से। या हम इस रिलेशन को इस तरह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू F प्राइम के। अब ये एप्सिलॉन आर जो है ये F प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि F प्राइम जो है ये इस सिंपल F से कम है।
तब तो ये वैल्यू इसके साथ आई है, ये वैल्यू जोड़ के एफ प्राइम के साथ तब ये इस एफ के बराबर आता है। मतलब क्या हुआ, वही बात कि ये फोर्स जो है इस न्यू फोर्स से एप्सिलॉन आर टाइम्स ग्रेटर है, या ये न्यू फोर्स एफ प्राइम जो है ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये इस एफ से एप्सिलॉन आर टाइम्स कम है। तो इन शॉर्ट जब चार्जेस के बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को पुट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज होता है किस हिसाब से, दोनों मीडियम के बीच में जो रेशो है उस हिसाब से ये डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को लिखो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हम लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर की, क्योंकि फोर्स जो है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो डायरेक्शन जरूरी है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस डायरेक्शन को हम आर कैप से डिनोट करते हैं। अब बाय डिफिनीशन स्टार्ट में हमने क्लास 11 के लिए जो हमने स्केलर वेक्टर का टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब अगर इस डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकाले तो आ जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर की जगह हम पुट करेंगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड। ये भी मैग्नीट्यूड है आर का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस मैग्नीट्यूड है आर का। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये आर क्यूब बन जाएगा और साथ में आर वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब लॉ का। अब हम डिटेल से समझाते हैं और साथ में कूलम्ब लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ में कोई ताल्लुक है, न्यूटन थर्ड लॉ और कूलम्ब लॉ में कोई ताल्लुक है, या हम कह सकते हैं कि कूलम्ब लॉ जो है ये कंसिस्टेंट है किसके साथ, न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। देखते हैं कैसे। एक चार्ज लेते हैं, Q1 का नाम दिया, सेकेंड चार्ज को लिया, Q2 का नाम दिया। दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का सेपरेशन R लिया, मैग्नीट्यूड R लिया। अब माना कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव लेते हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। Q2 चार्ज Q1 चार्ज को इस लाइन की डायरेक्शन में रिपेल करेगा। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये Q1 चार्ज जो है ये Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। अब Q1 पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम नाम देते हैं F12 का, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब ये चार्ज इस पर जो फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में हम नाम देते हैं F21 का, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे। तो F12 फोर्स का भी यूनिट वेक्टर होगा और F21 फोर्स का भी यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर से पहले हम लेते हैं कि ये R12 ये वेक्टर है किसका, F12 का। R12 जो है ये वेक्टर है किसका, F12 का, यानी दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको तो हमने R मैग्नीट्यूड का नाम दिया है।
अब ये Q2 चार्ज Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेक्टर को हमने R12 से डिनोट किया, इस डायरेक्शन में हमने लिया। अब Q1 Q2 पर जो फोर्स अप्लाई करता है उसकी वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, R21 वेक्टर का नाम देते हैं। अब R12 वेक्टर की डायरेक्शन इसमें सिमत में होगी, जिसको हम R12 कैप से डिनोट करेंगे, और R21 का यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम R21 कैप से डिनोट करेंगे। अब एक्चुअली ये R12 और R21 ये दोनों वेक्टर हैं, ये एक्चुअली क्या शो करते हैं, सेपरेशन को शो करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेशन है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर जो है ये इक्वल है R21 वेक्टर का। जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो तो उसके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। जब मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि उसके यूनिट वेक्टर भी बराबर होंगे। अब चूंकि यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हम, तो हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज Q1 के लिए हम F12 फोर्स को लेते हैं। F12 फोर्स बाय डिफिनीशन ये बन जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F12 का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R12 स्क्वायर, और साथ में ये यूनिट वेक्टर लगाएंगे R12 यूनिट वेक्टर। अब F21 फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं F21 फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, उसका वेक्टर हमने R21 से डिनोट किया था, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R21 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर R21 कैप आ जाएगा। अब चूंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो एक के साथ हमने नेगेटिव साइन को पुट किया। अब अगर आप R12 की जगह वैल्यू पुट करते हैं या R21 की जगह, आपकी मर्जी। अब फॉर एग्जांपल R21 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो F21 वेक्टर आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस को इधर लाओ, R12 यूनिट वेक्टर के, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, माइनस हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर, और साथ में R12 यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। R12 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है R12 वेक्टर बराबर है R21 वेक्टर के। जब वेक्टर बराबर है तो इसके मैग्नीट्यूड जो है वो भी बराबर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर चेंज करेंगे, माइनस इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 की जगह हम R12 स्क्वायर लगाएंगे, और ये R12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ गए। तो ये रिलेशन कौन सा है, ये वाला है। तो हम पुट कर सकते हैं कि F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा ये माइनस, और ये रिलेशन किसके बराबर है, F12 के बराबर है, F12 वेक्टर के। तो देखो ना, F21 फोर्स जो है, F21 फोर्स ये इक्वल आ गया F12 फोर्स के, नेगेटिव साइन अपोजिट इन डायरेक्शन के लिए। तो कूलम लॉ कंसिस्टेंट है किसके साथ, न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। अब न्यूटन थर्ड लॉ में हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसके लिए दो बॉडीज का होना ज़रूरी है। एक बॉडी एनदर बॉडी पर एक्शन करेगा, और एनदर बॉडी जो है वो पहले बॉडी पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चार्ज बॉडी है,
एक भी फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा भी फोर्स, एक का एक्शन और दूसरे का रिएक्शन। तो ये था वेक्टर फॉर्म के साथ साथ कंसिस्टेंसी विद न्यूटन थर्ड लॉ, कूलम लॉ की। और तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।